तो ये ऑप्टिक्स 107 है, एसर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्टिक्स 108 में एसर्शन रीजन 1 तक कर दिए थे, एसर्शन रीजन 4 ये हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन उसको करने से पहले ये एक पॉइंट समझाना चाह रहे हैं, उसको समझिए। जैसे दो प्लेन मिरर अगर है, उसके बीच का एंगल थीटा 45 डिग्री है और एक बीम ऑफ लाइट इसके पैरेलल इंसिडेंट हुआ है। तो ये जो बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पर 45 डिग्री हो गया। तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल 45 हो गया तो ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ करेगा, क्योंकि इससे 90 डिग्री पर ये होगा। ये 45 है, ये 45 है। अब ये जब ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा, तुमसे पूछें कि यहाँ एक रिफ्लेक्शन हो गया, फिर से एक बार रिफ्लेक्शन जब यहाँ से होगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ऐसे रिफ्लेक्ट करके फिर से वापस ऐसे चला जाएगा। अगर तुमसे पूछें कि दो रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितना है, पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, उससे डेविएशन तो ये है, और दूसरा जो रिफ्लेक्शन हुआ है, दूसरा रे ऐसे इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो डेविएशन कितना है? इनिशियल डायरेक्शन ये था और फाइनल डायरेक्शन ऊपर है, तो डेविएशन कितना हुआ? दिस डेविएशन इज 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि नेट डेविएशन कितना होगा? डेविएशन ड्यू टू 1 प्लस डेविएशन ड्यू टू 2। पहले से डेविएशन हो गया 90 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और दूसरे से डेविएशन हो गया 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन ये हो। लेकिन अगर इस दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री मतलब 45 से अगर कम है, तब क्या होगा? सिचुएशन वही है कि रे इसके पैरेलल इंसिडेंट किया है, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन होगा, सवाल ये है। तो ये अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, और इस नॉर्मल से ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगा 60 डिग्री पर, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। दिस एंगल इज हाउ मच? 30 डिग्री। अब ये जो लाइट ऐसे आया है, यहां पर इंसिडेंट किया है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये देखो। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये लाइट जो है वो ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन, उसके बाद फिर इस पर इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, इसके बाद आगे कई बार रिफ्लेक्शन होगा। हमको केवल दो रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है। दो रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितना हुआ? तो आप कहोगे देखिए यहाँ पर डेविएशन आप देख लीजिए, तो इनिशियल डायरेक्शन रे का ये है, डेविएशन ये हुआ है, बोलो कितना? टोटल डेविएशन होगा पहले से डेविएशन तो होता है, वैसे भी प्लेन मिरर से आपको याद है पाई माइनस 2i ये डेविएशन होता है। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पाई है -2i, ये टोटल इस लाइन से यहाँ तक 180 डिग्री है, उसमें से 120 घटा लो तो ये होगा 60 डिग्री, और डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। ये डेविएशन है, डायरेक्शन लिख लो। ये वाला लाइट जो ऐसे आया है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, उसका इनिशियल डायरेक्शन ये है और डेविएशन इसका ऐसे हुआ है। ये डेविएशन कितना होगा ये बताइए। तो भाई बहुत आसान है, ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है, तो 30 30 60, ये हो जाएगा यहां से यहां तक 120, और ये अगर 120 हो गया यहां से यहां तक, तो ये एंगल हो जाएगा 60। इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये लाइन होगा, ये 60 है तो ये एंगल 30 हो गया। अब आप देखो डेविएशन कितना होगा, तो ये इनिशियल डायरेक्शन है, सो दिस एंगल इज पाई, पाई माइनस 2i, तो 30 प्लस 30 60, पाई माइनस 60,
120, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है। इस वाले से डेविएशन इधर हुआ और इस वाले से डेविएशन इधर हुआ। अब इस दोनों डेविएशन को जोड़िए तो नेट कितना हो जाएगा। कहोगे सर ये बड़ा है इससे, तो इसमें से इसको घटा दीजिए 60 क्लॉकवाइज, ये इसका आंसर है। लेकिन अगर एंगल 45 से ज्यादा है तब क्या होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, ये नॉर्मल है, यहां से लाइट ऐसे जाएगा, ये 30 होगा, ये 60 होगा। अब यहां से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, मतलब नॉर्मल से यहां जो परपेंडिकुलर डालेंगे उससे इधर। जरा तीनों केस को देखो, इसमें इंसिडेंट नॉर्मली किया, नॉर्मली रिफ्लेक्ट किया, इसमें इंसिडेंट इस वर्टिकल से इधर इंसिडेंट किया, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाएगा। इसमें जब ऐसे आया तो इस वर्टिकल से, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से इसमें इधर है और इसमें इधर है, ये ऐसे गया है तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गया। अब दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना होगा आपका डेविएशन, ये निकालिए। तो पहला रिफ्लेक्शन ये है, ये डेविएशन हो गया इधर, सो नेट डेविएशन हो गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस 2i, तो 60, 120 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर डेविएशन कितना होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे डाल देते हैं, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 होगा, तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। इनिशियल डायरेक्शन रे का ये है, तो इधर की तरफ डेविएशन हो रहा है, ये डेविएशन कितना होगा भैया, तो 180 माइनस 60 120, डायरेक्शन किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो डेट डेविएशन हो जाएगा 240 एंटी क्लॉकवाइज। तीनों केस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है। तो डेविएशन आपको किस केस में पूछा गया है उसको आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप जरा पढ़ लीजिए। लिखा है द नेट डेविएशन सफर बाय अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर इज 300। तो ये वाला फिगर जो दिया है वो ये वाला डायग्राम है, और इस वाले डायग्राम में आंसर 300 नहीं होगा, इसमें आंसर होगा क्लॉकवाइज 60 डिग्री। सो आंसर असर्शन गलत है का मतलब आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है असर्शन रीजन का, ये तो मैक्सिमम लोगों से बन गया होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम एक सब्जेक्टिव में डिस्कस किए थे और पाथ कैसे निकालते हैं वो हम लोग निकाले थे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक मीडियम है, इधर एयर है और एक रे ऑफ लाइट ग्रैज करता हुआ इंसिडेंट किया है, ग्रैजिंग इंसिडेंस, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। अब अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, सपोज करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, सपोज ये वाटर है, तब तो लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होगा और ये रिफ्रैक्ट स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, इसका थीटा सी के बराबर होगा। ये तो क्वेश्चन, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता तब तो आंसर स्ट्रेट लाइन होता, लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, सपोज इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर इंक्रीज करेगा, आपको समझाए थे कि आप इस पूरे मीडियम को डिफरेंट स्लैब में कंसीडर कर लीजिए। एक स्लैब हो गया, दूसरा स्लैब हो गया, तीसरा स्लैब हो गया, इस तरह से इनफाइनाइट स्लैब यहां पर बनेगा। अब इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अगर ज्यादा है तो ये जो डायरेक्शन है वहां से थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। इस पॉइंट पर यही लाइन नॉर्मल है तो थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ बेंड कर दिए। अब यहां से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो इस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगा, नॉर्मल ये होगा, थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, तो थोड़ा और बेंड कर दो, थोड़ा और बेंड कर दो, थोड़ा और बेंड कर दो। तो जैसे जैसे बेंड करते जाओगे ये लाइट जो है वो ऐसे बेंड होता जाएगा और ऊपर की तरफ ये पाथ कर्व होगा। अब डिपेंड करता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज कर रहा है। जैसे हम एक क्वेश्चन पूछे थे जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था
1 प्लस वाई अंडर रूट, इस फंक्शन से चेंज कर रहा था। तो फंक्शन अगर हम चेंज कर दें तो इस पाथ का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इक्वेशन हम लोग निकाले थे वहां पर, इस केस में इक्वेशन आया था पैराबोलिक इक्वेशन। जरा उस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करके आप देखो, उसमें इस चीज को समझा चुके हैं। तो यहां से साफ साफ इस क्वेश्चन में लिखा है, A ray of light traveling in air is incident at grazing angle on a long rectangular slab of transparent medium, and instead of moving a straight, it follows curve path as shown in figure. यह स्ट्रेट के बजाय कर्व पाथ पर चल रहा है। इसका रीजन में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इंक्रीजेज अलोंग वाई, इससे सही बात है, इंक्रीज करेगा तभी वो ऊपर की तरफ कर्व पाथ पर चलेगा। दोनों जैसे आपको लूमिंग बताए थे, लूमिंग और मिराज बताए थे। तो मिराज में जो है उसका जो पाथ है वो नीचे ऐसे के तरफ आता है और लूमिंग में ऊपर की तरफ आता है। वो सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने के कारण होता है, और जिस सरफेस पर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुआ वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये सर्सन रीजन का 3 क्वेश्चन है। बाकी 2 क्वेश्चन तो वेव ऑप्टिक्स का है, उसको छोड़ना है। 1 डिस्कस कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन भी वेव ऑप्टिक्स का है। पैसेज वेव ऑप्टिक्स का है, तो पैसेज आपको वेव ऑप्टिक्स करने के बाद अब इधर से केवल सब्जेक्टिव बच गया। बाकी उधर से कुछ क्वेश्चन अभी नहीं किए थे, उसको हम लोग करेंगे। जैसे मोर देन 1 का हम लोग 10 से कर रहे थे, तो मोर देन 1 का एक्सरसाइज 4 का 1 से लेकर के 9 तक अब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आते हैं अब मोर देन 1 का मोर देन 1 एक्सरसाइज 4, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले एक बार जरा हम आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे ये अगर एक स्लैब है, ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। अब अगर तुमसे पूछें कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं तो बोलो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो कहोगे सर इसका फॉर्मूला आपको पता है, स्लैब के कारण शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, T1 माइनस 1/μ, ये याद रखना है। T1, अब इसका μ1 और इसका μ2, इसका μ1 अगर रहे तो 1 माइनस ये μ1 बाई μ2 ये होता है। तो इस स्लैब का थिकनेस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो शिफ्ट आप निकाल लीजिए। 1 माइनस 1 बाई म्यू के जगह पर 3/2, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये जरा देखो। अच्छा एक चीज और, कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो रेज ऐसे इंसिडेंट होगा, ऐसे ऐसे। अब ये रे यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर ये रे यहाँ से ऐसे निकलेगा, जो कि इनिशियल डायरेक्शन से ये पैरेलल हो जाएगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब शिफ्ट जो है वो स्लैब के तरफ होगा। आपको नोट करके लिखवाए थे कि शिफ्ट जो होता है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है। तो इंसिडेंट रे इधर है, इसलिए शिफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें कहा गया है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर इज फाउंड टू कोइंसाइड। ये कॉन्केव मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है और इसका जो इमेज है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो इमेज कोइंसाइड कब करेगा, ये ऑब्जेक्ट अगर इसके सेंटर पर होगा, क्योंकि सेंटर पर होगा तभी जो लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा और नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करता है, कंडीशन लिखवाए थे कि जब रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट किया है का मतलब ये सेंटर पर है, इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद लिखा है इफ ए स्लैब of thickness 3 centimeter introduced between mirror and object, then in order that final image again coincide object। अब क्या कर रहा है कि इस दोनों के बीच में हम यहां पर एक स्लैब रख दें, इस दोनों के बीच में यहां पर एक स्लैब रख दें, ये वाला स्लैब। लेकिन अब भी इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करें। भाई यहां पर जब आप रख दोगे एक स्लैब, वही वाला जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है पहले इससे इमेज बनेगा, तो इससे इमेज तो 1 सेंटीमीटर यहां बन जाएगा, ये पहला इमेज हो गया I1, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
तो ये अगर 1 सेंटीमीटर हो गया है तो ये डिस्टेंस तो 20 से कम हो जाएगा। मतलब कि इस पर जो लाइट इंसिडेंट करेगा वो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं करेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जब इसको आप रखे हैं तो इसका इमेज यहां हो गया, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस तो 20 होना चाहिए। इसका मतलब इसको 1 सेंटीमीटर या तो इधर शिफ्ट कर दीजिए। अगर इसको भी 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दें तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। या दूसरा केस हो सकता है कि आप ये स्लैब को रखिए, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को ही आप 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दीजिए। अगर इसको आप यहां रख देते तो इसके कारण 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाता, फिर इसके किस पर आ जाता, सेंटर पर आ जाता, तो फिर इमेज फिर से वहीं कोइंसाइड कर जाता। इसके रखने से इसका इमेज इधर शिफ्ट किया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज फिर से कोइंसाइड करे तो या तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर मतलब राइटवर्ड 1 सेंटीमीटर, या इसको रहने दीजिए, ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्टवर्ड 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करो। मिरर शुड बी डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट से दूर डिस्प्लेस कर दीजिए। मिरर शुड डिस्प्लेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले एक बार जरा रिवाइज आपको करके बता दें। आपको जो प्रिज्म पढ़ाए थे एक बार उसका नोट्स खोल करके देखिए, उसमें आईजी का वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाए थे। आईजी क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। जैसे अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट किया है प्रिज्म के एक सरफेस पर, रिफ्रैक्ट होगा और दूसरी बार रिफ्रैक्शन जब होगा तो ग्रेज करता हुआ बाहर निकले। ग्रेज करता हुआ बाहर निकले का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया? 90। तो इस इंसिडेंस को आईजी कहते हैं। ये आईजी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, एक बार देखना वहां कितना आया है। और इसी को हम ऐसे भी लिखे थे, इसको ब्रेक कर दिए थे, साइन ए माइनस थीटा सी को ब्रेक करेंगे तो साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी, तो उसको ब्रेक करके साइन थीटा सी और कॉस थीटा सी का वैल्यू रख दिए थे तो इतना आया था। ये आईजी क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर प्रिज्म एक्शन टू टेक प्लेस। प्रिज्म का एक्शन क्या होता है कि इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो और इस सरफेस से लाइट बाहर निकले। डेविएशन एंड आई के बीच में ऐसा ग्राफ ड्रॉ किए थे। मिनिमम डेविएशन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाए। और मैक्सिमम डेविएशन कब होता है? इस केस में और इस केस में। ये सब समझाए थे वहां। ये सबसे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस ग्राफ में सबसे मिनिमम एंगल कितना है? आईजी। और मैक्सिमम कितना आप जा सकते हैं? 90। 90 से ज्यादा नहीं जा सकते। आप देखो ना, इससे आप इंक्रीज करते हुए यहां 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 तक आ सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते क्योंकि फिर तो आप प्रिज्म में एंटर कर जाएंगे। अगर इस सरफेस पर इंसिडेंस होना है इस मीडियम से तो मैक्सिमम 90 होगा। अब इस सवाल को जरा पढ़ते हैं। लिखा है, इन अ प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द इमर्जेंट रे ग्रेजेज द बाउंड्री इज गिवन बाय आईजी। ये तो डेफिनेशन हो गया। द लाइट विल कम आउट ऑफ इट। लाइट कब बाहर निकलेगा? इधर। तो लाइट इधर कब निकलेगा? जहां तक, जब तक ये ग्राफ वैलिड होगा। ये ग्राफ कब तक वैलिड है? आईजी से 90 तक। आईजी से कम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, मतलब एंगल ऑफ, सपोज करो एग्जांपल के लिए कि इस प्रिज्म का एंगल अगर 60 डिग्री है और इसका आईजी का वैल्यू सपोज 30 डिग्री आया, भाई इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, म्यू इसका गिवन है, सपोज 1.5 है, तो यहां से आईजी का वैल्यू सपोज करो 30 डिग्री आया। अब अगर 30 डिग्री से कम एंगल पर इंसिडेंस करेंगे 29 पर, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग डेविएशन आएगा? नहीं आएगा क्योंकि प्रिज्म एक्शन नहीं होगा। जैसे ही एंगल आईजी से कम कर दोगे तो ये एंगल R1 जितना था उससे कम हो जाएगा और इसका एंगल कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। अभी ये वाला जो एंगल R2 है ये कितने के बराबर है? थीटा सी के बराबर है। तो थीटा सी से अगर ये बढ़ गया तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि IG जो है उससे कम एंगल आप नहीं कर सकते हैं अगर इधर से लाइट बाहर निकल रहा है तो यहां लिखा है द लाइट विल कम आउट ऑफ इट, लाइट यहां से बाहर निकले उसके लिए इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन IG से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला सही हो गया, दूसरा तो फिर गलत हो जाएगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेसर देन IG गलत हो गया। एट एन एंगल लेसर देन IG इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज्ड, इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़ो, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। एट एन एंगल लेसर देन IG, अब क्या करें, यही वाला प्रिज्म हम फिर से दिखाएं, ये सेम प्रिज्म है जिसका एंगल 60 डिग्री है और जिसका म्यू 1.5 है। यहां पर जो लाइट इंसिडेंट किया है वो इससे कम एंगल पर इंसिडेंट किया है, लेसर देन IG। तो सपोज करो लाइट जो यहां इंसिडेंट किया है इस पॉइंट पर, उसको IG से आप कम कर दीजिए। सपोज करो इसको कर देते हैं 28 डिग्री, IG से कम हो गया। उसके बाद और क्या कर रहे हैं, लेसर देन IG इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज्ड, इसका एंगल जो है वो इंक्रीज कर दीजिए, मतलब ये जितना था उससे ज्यादा कर दीजिए। सपोज इसको हम 80 डिग्री कर दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने के लिए नहीं कहा गया। ये बताओ कि एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम बढ़ा देंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करेंगे, तो इसके लिए IG जो है वो इतना ही रहेगा कि चेंज कर जाएगा जितना इसका था। तो कहोगे सर IG का फॉर्मूला म्यू पर और ए पर दोनों पर डिपेंड करता है। ये देखिए म्यू पर और ए पर डिपेंड कर रहा है। म्यू आप सेम रख रहे हैं, ए को बढ़ा दे रहे हैं, तो ए जैसे ही बढ़ा देंगे, ये आप इंक्रीज कर देंगे, एंगल बढ़ाने से ये साइन बढ़ जाएगा, साइन बढ़ाने से IG का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका IG जो है वो बढ़ जाएगा। सपोज इसका IG का वैल्यू IG डैश, ये सपोज करो हो गया, इससे बढ़ जाएगा, कुछ भी बढ़ा करके देखो, सपोज करो 35 डिग्री हो, इसका IG अगर 35 डिग्री है और आप इंसिडेंस कितने पर कर रहे हैं, 28 पर, तो क्या इधर से बाहर निकलेगा? अरे भाई इसका जो IG है उससे कम एंगल पर इंसिडेंस करोगे तो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन पर आइए, एट एन एंगल लेसर देन IG इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिक्रीज्ड, अगर हम इस IG से कम कर दें, मतलब 28 कर दें, ठीक है। अब एंगल ऑफ प्रिज्म को घटा दें, पहले एंगल ऑफ प्रिज्म 60 था, अब एंगल ऑफ प्रिज्म को घटा दीजिए टी पार्ट में। सपोज करो इसको कर दीजिए आप 60 से घटा करके 50 डिग्री। तो जैसे ही इसको घटाओगे तो IG का वैल्यू तो घट जाएगा। अब इसका IG डैश का वैल्यू हो गया, पहले जितना 30 था उससे कम कर दीजिए, सपोज 25 कर दीजिए। IG का वैल्यू घट गया और इसका वैल्यू भी पहले से घट गया, लेकिन ये जो एंगल है वो इससे ज्यादा है, तो इस केस में यहां से लाइट बाहर निकल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इसका IG डैश का वैल्यू 25 डिग्री है और कह रहा है कि इससे घटाइए, तो इससे घटा के तुम कहोगे सर हम इसको अगर 20 डिग्री कर देता, हम 20 डिग्री करोगे तो नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है, द लाइट विल कम आउट इट, लाइट क्या निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो आप कहेंगे कि अगर इसका वैल्यू, क्योंकि ए का वैल्यू डिक्रीज करने से IG का वैल्यू इसका घट गया, अब IG का वैल्यू अगर घट गया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 से कम कर रहे हो, तो 30 से कम और 25 से ज्यादा तो बहुत सारा एंगल है, उस पर अगर इंसिडेंट होगा, जैसे 29 पर हो या 28 पर हो या 27 पर हो, तब तो लाइट बाहर निकलेगा ही। तो ये आंसर सही हो सकता है, तो आंसर डी सही हो सकता है। तो आंसर हो गया ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 हो गया 5। इन ए प्रिज्म एंगल ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू द मैक्सिमम डेविएशन अकर व्हेन, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। प्रिज्म में ये वाला ग्राफ याद करो, इस वाले ग्राफ में बताए थे कि डेविएशन ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब I और E बराबर हो जाए, और मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर या यहाँ पर।
ये बात भी तुमको बताए थे कि आई एंड ई जो है वो रिवर्सिबल है। कहने का मतलब अगर इस प्रिज्म में कोई लाइट इंसिडेंट किया आई जी पर तो बाहर निकलेगा 90 पर, और अगर कोई लाइट 90 पर इंटर किया, ये एंगल अगर 90 है तो वो बाहर कितने पर निकलेगा, आई जी पर निकलेगा। क्योंकि ये अगर 90 है तो ये थीटा सी होगा, और ये थीटा सी है तो ये R1 होगा। यहां देखो ना, ये और ये एंगल का सम तो हमेशा ए होता है, तो ये एंगल थीटा सी है, ये R1 है, तो R1 प्लस थीटा सी कितना है, ए। अब अगर यहां 90 से इंटर किया है, ये थीटा सी है, तो इसका और इसका सम तो ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ए माइनस थीटा सी। तो ये अगर ए माइनस थीटा सी है तो इसका वैल्यू आई जी के बराबर होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन कब कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जी हो जाए या एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 हो जाए। ये दोनों एक ही बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आई जी होगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस को 90 होना पड़ेगा। उसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 हो जाए, यहां से देखो मैक्सिमम डेविएशन है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा, आई जी हो जाएगा। तो ये 4 केस है, चारों में ये काम पॉसिबल है। पहला देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स दिस, ये आई जी है, ये देखो आई जी, ये वाला वैल्यू। एंगल ऑफ इमर्जेंस साइन इनवर्स, ये भी आई जी है, ये वाला वैल्यू। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन इसमें द एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो मिनिमम के लिए केस है। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ लेंस the object distance u versus image distance v data were obtained, which of the following graph is linear। तो लेंस का ये फॉर्मूला होता है 1/v minus 1/u 1/f। f तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि 1/v वर्सेज 1/u। 1/v को अगर y एक्सिस पर रख दें और 1/u को अगर x एक्सिस पर रख दें तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। uv वर्सेस u माइनस v, देखो इसको जोड़ देते हैं तो नीचे एलसीएम uv हो गया, ऊपर हो जाएगा u माइनस v और इधर हो जाएगा कांस्टेंट। अब uv इंटू के इज इक्वल टू u माइनस v। अगर uv को y एक्सिस पर रख दें, क्योंकि uv को y एक्सिस पर रख दें तो y इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू x। ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन का हो गया। उसके बाद है v बाई यू वर्सेज v, इसको v से गुना कर दो तो v बाई v 1 माइनस v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ। 1 माइनस v बाई यू को रख दो y एक्सिस पर और v को रख दो x एक्सिस पर। v बाई यू वर्सेज v 1 बाई एफ तो कांस्टेंट है, तो y और x में ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया। v वर्सेज u ग्राफ तो आपको सिखाए हैं, लेंस के लिए आप ड्रॉ किए हैं, लेंस और मिरर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर कब बनेगा, जब लेंस के फोकस पर ये ऑब्जेक्ट होगा। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, जबकि ज्यादा है, तो इसका इमेज इंफिनिटी पर तो नहीं बनेगा। कब बनेगा ये पूछा गया। पहला है, अनदर कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद प्रीवियस लेंस। अगर इस लेंस के कांटेक्ट में हम एक और लेंस रख दें, कॉन्वेक्स लेंस, सपोज ऐसे, या कॉन्केव लेंस, कैसा लेंस रखेंगे वो पता नहीं है, इसका फोकल लेंथ आपको निकालना है। सपोज इसका फोकल लेंथ f1 है, तो ये कितना होना चाहिए जिससे कि इसका ऑब्जेक्ट इमेज इंफिनिटी बने। तो भाई इस दोनों लेंस को हम एडिशन करें और एडिशन करने के बाद कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर 30 हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के फोकस पर हो जाएगा। लेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है आपको, 1/f होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब जिसका जिसका साइन पता है रख दीजिए। कॉम्बिनेशन जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, प्लस 30, तो इसको 30 कर दो। 1/f1, ये f1 निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। 1/f2 इसका, तो इसका है प्लस 20।
इसको इधर ले आइए, 1/30 माइनस 1/20, F1 का वैल्यू होगा -60। इसका मतलब ये जो लेंस होना चाहिए, ये कैसा लेंस होना चाहिए? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, जिसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। उसके बाद पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा तो सही होगा नहीं। द होल सिस्टम इज इमर्स इन लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इसके फोकल लेंथ को बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप जो है इसको एक ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए। तो ये आपको पहले समझा चुके हैं कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है और इधर एयर है तो इसका फोकल लेंथ 20 है, ये गिवन है। अब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे इस मीडियम का तो इसका फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाना चाहिए मीडियम में? तो वो आपको दिया है 30, अभी कितना है 20। फॉर्मूला लिखो फोकल लेंथ का, 1/f इज μ2/μ1 - 1। ये रेडियस आप r1 मान लीजिए, ये रेडियस आप r2 मान लीजिए। जब ये लेंस एयर में है तब फोकल लेंथ 20 है। इसको लिखो फर्स्ट केस में 1/fa, इसमें साइन दे देते हैं 20, μ2/μ1, ये μ2 होता है, ये μ1 होता है, 1.5/1 - 1। इसमें अभी साइन छोड़ दो। अब सेकेंड केस में क्या करिए कि आप इधर एयर के जगह पर अब एक मीडियम रख दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अब फोकल लेंथ कितना हो जाना चाहिए इस मीडियम में? फोकल लेंथ इन मीडियम ये हो जाएगा 30। तो यहां पर कर दो 30, ये 30 हो गया। दिस इज इक्वल टू μ2 तो 1.5 है, μ1 निकालना है -1। इसका मीडियम चेंज करने से R1 R2 तो चेंज करेगा नहीं, तो R1 R2 तो सेम है, 1/R1 - 1/R2। इसमें आप साइन नहीं रखें, इसमें भी साइन नहीं रखें, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, यहां से μ1 का वैल्यू निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मेडिकल वालों के लिए नहीं है, तो वो इसको छोड़ देंगे। अगले लेक्चर में ऑप्टिक्स 109 में इसको डिस्कस करेंगे और इलस्ट्रेशन में से 1-2 क्वेश्चन जो कि डिस्कस करने वाला है वो करेंगे। तो सब्जेक्टिव से पहले हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।